हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल दुमिजा क्लासेस। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सैम्पलिंग मेथड्स। मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग के रिगार्डिंग की टर्म्स, डेट इज सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। तो सैम्पलिंग मेथड्स जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालाइज करोगे एंटीनेट कॉमर्स के या पेपर फर्स्ट को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इसमें से जनरली एक क्वेश्चन हमको हमेशा मिलता है। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर आप एंटीनेट कॉमर्स की या पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है एंटीनेट कॉमर्स की तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन क्या है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे, आप कोई पूछे आपसे पॉपुलेशन क्या है, आप जनरली क्या कहोगे, जनसंख्या। लेकिन सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डिफरेंट है। अब पॉपुलेशन क्या है, द पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इट, कि वो एंटायर ग्रुप जिसके रिगार्डिंग हमको कंक्लूजन निकालना है। मान लो कि मेरे को रिसर्च करनी है, मान लो मेरे को एक पोस्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज की रिसर्च करनी है कि कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज के अंदर इंटेलिजेंट हैं। तो मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, उस कॉलेज के पर्टिकुलर, मान लो ABC कोई कॉलेज है, ABC कोई कॉलेज है, उसके रिगार्डिंग मेरे को रिसर्च करनी है कि इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है। ओके, इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। तो अब जो मेरी पॉपुलेशन होगी वो उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, जिसके रिगार्डिंग मुझे कंक्लूजन निकालना है। मेरे को कंक्लूजन क्या निकालना है, मेरे को कंक्लूजन ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इस कॉलेज के अंदर इंटेलिजेंट हैं। तो ये मेरे लिए पॉपुलेशन होगी। अब बात है सैंपल। अब सैंपल क्या है, अब मान लो कि मेरे को रिसर्च करनी है, कि मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। मान लो कि मेरे को किसी भी एरिया के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। ठीक है, कोई भी एरिया है। अब उस एरिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 5000 पीपल्स की। ठीक है, अब मैं क्या रिसर्च करने लगूंगा, तो मैं 5000 पीपल्स का डाटा कलेक्ट करूंगा क्या, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जाके मैं रिसर्च करूंगा, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करूंगा? नहीं, ऐसे करने तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब सैंपल क्या है, द सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्हीं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक स्पेसिफिक, उसी ग्रुप में से, पॉपुलेशन में से एक स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, सैंपल एक ऐसा होना चाहिए जो कि मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि मेरी जो पॉपुलेशन है उसमें जितने तरह के लोग हैं वो सभी लोगों को सैंपल जो रिप्रेजेंट करे। डिट यू विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम, जिससे मैं डाटा कलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक एरिया के रिगार्डिंग को रिसर्च करनी है। अगर उस एरिया में 5000 लोग हैं, अगर उस एरिया में एज्यूम करो कि 5000 लोग हैं, तो मैं 5000 में से कुछ लोगों का एक ग्रुप बना लूँगा। ठीक है, वो ग्रुप 50 लोगों का भी हो सकता है, 100 लोगों का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, सैंपल जितना लार्ज होगा हमारी जो रिसर्च होगी वो उतनी एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आपका सैंपल बड़ा होगा, अगर हम 500 लोगों का सैंपल होगा या 50 लोगों का होगा, तो 500 वाला ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो मेरी रिसर्च अच्छी जा सकती है, मेरा डाटा जो है एक्यूरेट हो सकता है। ओके, अब बात आती है सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। तो द सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम। देखो, अभी मैंने क्या कहा कि मैंने कहा था कि पॉपुलेशन क्या होता है, जिसके रिगार्डिंग मेरे को रिसर्च करनी है। अब जितने भी उस पॉपुलेशन के अंदर, जितने भी, मान लो मैंने 5000 लोगों की बात करी थी कि एक एरिया के अंदर 500 पीपल्स हैं, उन 500 पीपल्स के रिगार्डिंग मुझे रिसर्च करनी है। तो 500 पीपल्स का जो मेरे पास डाटा होगा, सबसे पहले तो मैं सैंपल सेलेक्ट करूँगा। सैंपल सेलेक्ट करने के लिए मेरे को सारे के सारे 5000 पीपल्स का मेरे को डाटा चाहिए होगा। ठीक है, मतलब कि उनके नेम वगैरह चाहिए होंगे, उसके बाद ही तो मैं सैंपल सेलेक्ट करूँगा। तो उस जो लिस्ट होगी, जो एक्चुअल लिस्ट होगी उन पीपल्स की, उसको मैं कहूँगा सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें से मैं सैंपल सेलेक्ट करूँगा। ओके, द सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट द सैंपल विल ड्रॉन फ्रॉम। आइडियली इट शुड इंक्लूड द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, जनरली सारी की सारी जो पॉपुलेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो एक एरिया के अंदर 500 पीपल्स हैं। अगर मान लो कि मेरे को 500 पीपल्स के रिगार्डिंग कोई रिसर्च करनी है, तो उसकी जो सारे के सारे पीपल्स का एक पर्टिकुलर नेम वगैरह मैं अपनी एक पर्टिकुलर लिस्ट बना लूँगा। सबसे पहला काम होता है उनकी लिस्ट बनाना, तो उस लिस्ट को नाम देते हैं हम सैम्पलिंग फ्रेम।
उसके बाद आता है सैम्पल साइज़। अभी मैंने आपको बताया कि सैम्पल साइज़ क्या होता है कि मैंने 5000 पीपल्स की रिसर्च करनी है, तो मेरा सैम्पल साइज़ 50 पीपल्स का भी हो सकता है, सैम्पल साइज़ 150 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 250 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। तो जितना बड़ा मेरा सैम्पल साइज़ होगा मेरी रिसर्च उतनी ही एक्यूरेट होगी। ओके, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन योर सैम्पल्स, कि मेरे सैम्पल जो मैंने सैम्पल डिसाइड करा है उसके अंदर मेरे कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितने लोगों का मैंने ग्रुप बनाया है, वो होगा मेरा सैम्पल साइज़। So, and on how precisely you want to the results to represent the population as a whole. ओके, तो सैम्पल साइज जितना बड़ा मेरा एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि जितना बड़ा मेरा सैम्पल साइज होगा उतनी ही मेरे जो रिसर्च का जो डाटा होगा वो एक्यूरेट होगा। ओके, चलिए, ये तो थी की टर्म्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो मेरे लिए रहेगा क्या, सैम्पलिंग मेथड्स। अब ये सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? देखो, एक क्वेश्चन तो 2019 में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है, जिसमें दे रखा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और क्योटा सैम्पलिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसका अगर आप देख रहे हो वीडियो तो इसको नोट्स जरूर बना लेना। ओके, हालांकि हम इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर ना भी क्लियर हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए तो देख लेते हैं एक बार। सैम्पलिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, संभावना। ठीक है, संभावना किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की संभावना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स डेट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। देखो, मान लो मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि मैंने कहा था कि एक एरिया में से 500 लोगों के रिगार्डिंग मेरे को रिसर्च करनी है। ठीक है, अब उसका मेरे को सैंपल सिलेक्ट करना है, 5000 पीपल में से मेरे को सैंपल सिलेक्ट करना है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मेरे पास चांस है कि जिसको मैं जानता हूँ मैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, एक तो पहला चांस तो मेरे पास ये है कि जिसको मैं जानता हूँ उन्हीं को ले लेता हूँ। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम इसको तब कहेंगे, मैं उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं, मतलब कि मैं रैंडम वे में सिलेक्ट कर रहा हूँ। किसी को भी बुला लिया, मैंने कहा कि ए नाम के जितने भी लोग हैं इस ग्रुप के अंदर वो सारे आ जाइए। ठीक है, मैंने कहा कि बी नाम के जितने भी लोग हैं वो सारे आ जाइए। या फिर मैंने कहा कि 30+ जितने भी लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, 5000 लोगों के अंदर 30+ जितने भी पीपल्स हैं उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये होता है रैंडम वे। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का। इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को हम कहेंगे कि मैं एक रैंडम वे में लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रुप के लिए, एक सैम्पल जो है वो रैंडम वे में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर एक मेंबर का चांस है, सिलेक्ट हो सकता है। इट इज़ मेनली यूज इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्वान्टिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, जिसके अंदर हम नंबर्स के अंदर जिसको हम मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो अब प्रोबेबिलिटी सैंपल कितने तरह के होते हैं, सिलेक्ट करने के सैंपल कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देखो नाम से ही सजेस्ट हो जाएगा आपको, आधे मेथड्स तो आपको नाम से ही सजेस्ट हो जाएंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आप सिंपल वे में किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो रैंडम वे में। ठीक है, एक सिंपल रैंडम वे में आप किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो, उसको हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो इन ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। जो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है, मतलब कि जो लिस्ट है उसमें मेरी सारी की सारी पॉपुलेशन इंक्लूड होगी। ठीक है, उस लिस्ट में से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि रैंडम वे में आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लेना। टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यू कैन यूज टूल्स लाइक रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर का मतलब क्या है, मान लो आपकी 5000 पॉपुलेशन है, नाम चाहे किसी का कोई सा भी हो, आपने हर एक पीपल को नंबर अलॉट कर दिया, हर एक इंडिविजुअल को आपने नंबर अलॉट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक इंडिविजुअल को 5000 तक। ठीक है, अब आपने रैंडमली कहा कि 2 के मल्टीपल जितने भी हैं या 4 का मल्टीपल जितने भी हैं वो सारे बाहर आ जाइए, वो मेरा सैंपल होगा। ठीक है, तो एक रैंडम वे में आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोई इसमें आपने वो नहीं लगाया कि इसी पीपल को मैंने बुलाना है, इसी इंडिविजुअल को मैंने सिलेक्ट किया है। सो टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज टूल्स रैंडम नंबर जनरेटर्स और अदर टेक्निक्स दैट आर बेस्ड एंटायरली ऑन चांसेस, जो चांसेस के ऊपर बेस्ड होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, यू वांट टू सिलेक्ट ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी एक्स। मान लो कि एक कंपनी है एक्स,
उसके अंदर टोटल 100 एम्प्लॉयज़ हैं और आपको सैंपल सेलेक्ट करना है उस 100 एम्प्लॉय में से। यू असाइन ए नंबर टू एवरी एम्प्लॉय, आपने हर एक एम्प्लॉय को एक नंबर असाइन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 100 तक नंबर असाइन कर दिए। इन ए कंपनी डाटाबेस फ्रॉम 1 to 1000 एंड यूजेस रैंडम नंबर जनरेटर टू सिलेक्ट 100 नंबर्स। और आपने क्या करा, रैंडम नंबर जनरेटर, आपने कोई भी नंबर कह दिया कि 2 नंबर आ जाइए, 10 नंबर आ जाइए, 11 आ जाइए, ऐसे करके आपने 100 नंबर जो है सिलेक्ट कर लिए। 1000 थे, सॉरी यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, 1000 था ओ सॉरी 100 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 100 एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं 1000 में से, ठीक है सॉरी। तो मैंने कोई सा भी नंबर क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें मैं सिंपल वे में कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई सा भी सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके अब बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पे काम जो होता है सिस्टमैटिक वे में होता है, ठीक है। हमने बात करी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, हमने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने नहीं देखा कौन क्या है, मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो सिस्टमैटिक वे कैसे होगा देखते हैं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इट इज़ यूजुअली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द सैम्पलिंग इज ईजियर टू कंडक्ट। तो सिंपल जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड होता है वो थोड़ा ईजियर होता है बजाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। Every member of the population is listed with a number, but instead of random generating numbers, individual are chosen at regular intervals. देखो होता यहाँ पे भी यही है कि अगर मान लो मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर, मैंने 1000 के 1000 एम्प्लॉयज़ को नंबर अलॉट कर दिए, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे बेफालतू में मतलब कि किसी भी तरह रैंडम वे में सेलेक्ट करने के बजाय एक सिस्टमैटिक वे में चलता हूँ, ठीक है। कैसे, मान लो मैंने कहा कि हर एक कंपनी का जितना भी 6th एम्प्लॉय, मान लो मैं फर्स्ट जो एम्प्लॉय है वो 6th नंबर का एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। पहला एम्प्लॉय जो होता है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। मान लो फर्स्ट एम्प्लॉय जो है मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कहा कि जो 6 का मल्टीपल है, जो 6 का मल्टीपल है, जैसे कि 12 हो गया, 12 के बाद कौन सा हो गया 18 हो गया, 18 के बाद कौन सा हो गया 24 हो गया, कि जो जो से 6 के मल्टीपल है वो सारे बाहर आ जाइए। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि मैंने पहला सैंपल जो है, जो फर्स्ट सैंपल जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन सा होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। मान लो फर्स्ट मैंने कहा कि 6th नंबर का जो एम्प्लॉय है वो अब बाहर आ जाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जो सा भी 6th का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल 12 नंबर का एम्प्लॉय, फिर कौन सा 18 नंबर का एम्प्लॉय, फिर कौन सा 24 नंबर का एम्प्लॉय, फिर कौन सा 30 नंबर का एम्प्लॉय। तो ये जो 6 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाइए। ये मेरा क्या बन गया, सैम्पल ग्रुप बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा, ये मेरा क्या बन गया, सैम्पल ग्रुप बन गया। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके एग्जाम्पल देखो, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। अगेन हमने हर एक एम्प्लॉय को न्यूमेरिकल ऑर्डर में लगा दिया। फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर्स यू रैंडमली सेलेक्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 6। तो अगेन हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लिया नंबर 6। देखो सबसे पहला जो सिलेक्ट होगा वो हमेशा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे सिलेक्ट होगा, उसके बाद हम सिस्टमैटिक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिलेक्ट होता है वो कौन से पे होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे। उसके बाद जितने भी एम्प्लॉय सिलेक्ट किए जाएंगे वो सिस्टमैटिक बेस पे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो पहला मैंने कोई सा भी रैंडम वे में 6th नंबर का सिलेक्ट कर लिया। फ्रॉम नंबर 6 ऑनवर्ड, अब 6 के बाद जो है एवरी 10th ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड। तो हर एक एम्प्लॉय जो 10th नंबर पे है, मतलब कि पहला 6 के बाद जो 10 नंबर पे होगा 16 के बाद जो 10 नंबर पे होगा कौन सा होगा 26 के बाद जो 10 नंबर पे होगा 36। तो हर एक वो एम्प्लॉय जो 10th नंबर पे है उसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि एक सिस्टम के बेस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ओके। अप टू ऐसे करके मैंने 100 पीपल्स क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए अपने सैम्पलिंग के लिए, रिसर्च के लिए मैंने 100 पीपल्स का एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, ओके, जिसको मैं कह रहा हूँ सैम्पल ग्रुप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है देखते हैं। द सैम्पलिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज सूटेबल। तो कौन सा मेथड जो है सूटेबल रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब हमारी पॉपुलेशन की मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तब हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो है वो सूटेबल होता है। And you want to ensure that every characteristic is proportionally represented in the sample. Okay. इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो हिट्रोजीनियस होती है।
हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, सारी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, ग्रुप्स को क्या कहते हैं, स्ट्राटा कहते हैं, बेस्ड ऑन द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक एरिया का मैंने क्या करना है, सर्वे करना है। तो एरिया का सर्वे करने के लिए मेरे को डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, उस जो सर्वे था, उस जो एरिया था, उस एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मेल और फीमेल्स में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे। आपने टोटल एरिया को क्या कर लिया, आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, मेल्स में और फीमेल्स में और किड्स में, साथ में हमने किड्स पे भी देख लिया। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने सैंपल सेलेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ग्रुप में डिवाइड करा। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हमने सैंपल सेलेक्ट किए पर्टिकुलर ग्रुप में से। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज़ 800 फीमेल एम्प्लॉयज़। कंपनी क्या है, उसके पास 800 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं एंड 200 मेल एम्प्लॉयज़। ओके, 800 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और 200 मेल एम्प्लॉयज़ हैं। You want to ensure that sample reflect the gender balance of the company, so you sort the population into 2 strata group based on gender। तो हमने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को जेंडर के बेस पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, 800 और 200। देन यूर रैंडम सैम्पलिंग ऑन ईच ग्रुप सेलेक्ट 80 वुमेन एंड 20 वुमेन। तो हमने क्या किया, हमने एक सैम्पल सेलेक्ट करना था 100 पीपल्स का, ठीक है, 100 पीपल्स का, 100 एम्प्लॉयज़ का एक सैम्पल सेलेक्ट करना था। हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करा। उसमें मैंने क्या किया, जो मेरी टोटल पॉपुलेशन थी उसको पहले मैंने फीमेल्स और मेल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। फीमेल्स कितनी थी 800, मेल्स कितने थे 200। तो मेरे को 100 पीपल्स का क्या चाहिए था, ग्रुप चाहिए था, सैम्पल ग्रुप चाहिए था। तो मैंने क्या किया, 80 तो मैंने ले ली क्या, फीमेल्स, 20 ले लिए क्या, मेल्स। तो इस तरह मैंने क्या किया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड को यूज़ किया और अपना सैम्पल सेलेक्ट किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स। अब अगेन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरह हम क्लस्टर सैम्पलिंग में भी अपने टोटल पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बट ईच सब ग्रुप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हर एक सब ग्रुप्स की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। मान लो कि मैंने हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग कोई रिसर्च करनी थी, तो मैंने हरियाणा स्टेट को क्या किया, डिवाइड कर दिया ग्रुप्स के अंदर। लेकिन मैंने ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड करा, हर एक डिस्ट्रिक्ट को इस तरह डिवाइड करा कि डिस्ट्रिक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी लोगों की वहाँ की, वो क्या थी, सिमिलर थी, ठीक है। मान लो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के लोग जो थे वो क्या थे, उनको मिठाइयाँ पसंद है, ठीक है। जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उनको कोई और चीज़ पसंद है, ठीक है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स लगा रहे हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स बिठा रहे हैं कि उनको किस चीज़ के बेस पर क्या चीज़ पसंद है, उनको क्या चीज़ पसंद है। तो इस स्टेज में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़। तो इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच ग्रुप यू रैंडम सेलेक्ट एंटायर ग्रुप। अब यहाँ पे मैं हर एक ग्रुप में से सैंपल लेने के बजाय मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिगार्डिंग सर्च करता हूँ, ठीक है। कि मान लो कि मैंने हरियाणा का एग्जांपल लिया था, हरियाणा स्टेट को मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मैंने डिस्ट्रिक्ट के बेस पे डिवाइड कर दिया, ओके। अब मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में से कुछ लोग लेने के बजाय मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को उठा के रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। उस रिसर्च का जो कंक्लूजन होगा, मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो कंक्लूजन है ये पूरे हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में से डिफरेंट पीपल्स लेने के बजाय मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग ही रिसर्च कर रहा हूँ। ये डिफरेंट है दोनों चीज़ों में। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था, ग्रुप्स तो मैं उसमें भी डिवाइड कर रहा था, ग्रुप्स तो मैं उसके अंदर भी डिवाइड कर रहा था, बट मैं क्या कर रहा था, हर एक ग्रुप में से डिफरेंट पीपल्स को ले रहा था। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसा नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिगार्डिंग ही रिसर्च कर रहा हूँ, बाकी ग्रुप्स को मैं नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ। सो दिस मेथड इज़ गुड फॉर डीलिंग विद लार्ज एंड डिस्पर्स पॉपुलेशन। तो जहाँ पे जो पॉपुलेशन लार्ज होती है वहाँ पर जो है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, असर्शन रीजनिंग में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड है वो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो लार्ज है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर कंपनी हैज़ ऑफिस इन 10 सिटीज़। मान लो कि एक कंपनी है जिसका ऑफिस जो है 10 सिटीज़ के अंदर है, ब्रांचेज है इन द कंट्री विद रफली द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सिमिलर रोल। और हर एक ब्रांचेज के अंदर सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ओके। यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ट्रैवल टू एवरी ऑफिस टू कलेक्ट योर डाटा। अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं हर एक ऑफिस में जाऊँ, क्योंकि एक ऑफिस मान लो केरला में है, एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस मुंबई में है, तो हर एक उसमें नहीं जाऊँगा ऑफिस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यू यूज़ रैंडम सैम्पलिंग टू सेलेक्ट 3 ऑफिस दैट आर योर क्लस्टर्स। तो मैंने सिर्फ 3 ऑफिस के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया, मैंने बाकी ऑफिस को नेगलेक्ट करके चला
मैं मान के चलूँगा जो 3 ऑफिस से जो डाटा आएगा वो सारे के सारे ऑफिस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया था, मैंने वहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट ली थी, आप कम से कम 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट उसमें लेके चलनी पड़ेगी। ओके, तो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट की जो रिसर्च करूँगा वो पूरे के पूरे हरियाणा स्टेट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। अब बात आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स क्या कह रहे थे कि आप जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो रैंडम बेस पे कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप जो रैंडम आया, ठीक है, चाहे आप सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो चाहे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे कर रहे हो, लेकिन आप एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है, ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर कैसे इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे को 1000 लोगों में से कुछ लोग सेलेक्ट करने हैं। अब मैं जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं को सिलेक्ट करके डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कैसा मेथड होगा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हो गया। पढ़ते हैं इसके बारे में। इन ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द नॉन रैंडम क्राइटेरिया। तो नॉन रैंडम क्राइटेरिया के बेस पे, मतलब कि रैंडम क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे नॉन रैंडम क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। एंड नॉन एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी इंडिविजुअल का चांस हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मैं जानता ही नहीं, मैं उसको लेके नहीं चलूँगा अपने सैंपल के अंदर। ठीक है, तो हर किसी का चांस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ सैंपल इज ईजियर। अब ये ईजियर तो होगा ही, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो जिस चीज़ को मैं जानता हूँ या किसी और वे में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपनी जजमेंट के बेस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ईजियर रहता है सिलेक्ट करना यहाँ पे सैंपल। बट इट हैज़ ए हाई रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बाइज। यहाँ पे पार्शियलिटी के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल है। यू कांट यूज इट टू मेक वैलिड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस अबाउट द होल पॉपुलेशन। तो हम जनरली इस मेथड से जो करी हुई जो रिसर्च होती है उसको हम करेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा पार्शियलिटी चल रही है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये जो है वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, जनरली हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि वैलिड स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है या इंटरफेरेंस है वो नहीं है। अब सबसे पहला मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो होगा, नाम से रिकमेंड हो रहा है कन्वीनियंस। मैं उन सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उन मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे को ईजिली अवेलेबल हो रहे हैं। सो एक कन्वीनियंस सैंपल सिंपली इंक्लूड द इंडिविजुअल हु हैपन्स टू बी द मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। जो मेरे को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी रिसर्च के लिए, सैंपल ग्रुप के लिए उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर रिसर्चिंग ओपिनियंस अबाउट स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विस इन योर यूनिवर्सिटी। मान लो मेरे को एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करनी है और ये देखना है कि मेरे को ये जानना है कि कितने स्टूडेंट को स्पोर्ट्स सर्विस दी जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आफ्टर ईच ऑफ योर क्लासेज यू आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स टू कंप्लीट ए सर्वे ऑन द टॉपिक। अब देखो मैं रिसर्च तो पूरी यूनिवर्सिटी पे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिलेक्ट अपने क्लास के ही स्टूडेंट्स को कर लिया। ठीक है, मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जाना मेरे लिए ईजिली था, वो डाटा भी ईजिली दे देंगे मुझे। मैंने अपनी कन्वीनियंस का यूज़ करा कि जो मेरे को ईजिली अवेलेबल था मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया। हालांकि रिसर्च तो मेरे को पूरी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग करनी थी, हर एक स्टूडेंट की रिगार्डिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, बट मैंने उस सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जो कि मुझे ईजिली अवेलेबल था, जो कन्वीनियंट वे में मेरे को अवेलेबल था। ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड। इसके बाद है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। अब वॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या होता है? वॉलंटरी क्या होता है? खुद से कोई रिस्पॉन्स देना चाह रहा है इसके अंदर। सो सिमिलर टू ए कन्वीनियंस सैंपल, ए वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल इज मेनली बेस्ड ऑन ईजी टू असेस इंस्टेड ऑफ द रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे रिसर्चर का रोल नहीं होता कि वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करे। मान लो एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही अगेन रिसर्च करनी थी मुझे। ठीक है, मुझे 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे। अब मेरे को रिसर्च करनी है कि मेरे को रिसर्च किस चीज़ की करनी है? स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विस के अंदर। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, तो वो खुद से ही मेरे पास आए, मैं उनके पास नहीं गया, वो खुद से ही मेरे पास, मैंने तो सिर्फ एक नोटिस दिया कि मेरे को इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। तो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर इंटरेस्ट रखते थे वो खुद से ही मेरे पास आ गए। मैंने डाटा ना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा ना कुछ करा, वो खुद से ही आ गए। तो इसको कहते हैं वॉलंटरी रिस्पॉन्स। वो खुद से ही आ गए मेरे पास चल के कि हम बताते हैं, हम डाटा देंगे आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो इसको कहते हैं वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग मेथड्स। सो पीपल वॉलंटरी देमसेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग टू ए पब्लिक ऑनलाइन सर्वे। तो एक ऑनलाइन सर्वे कर रहा था मैं, तो पीपल खुद से आए, जो इसमें इंटरेस्ट रखता था वो खुद से आके अपना डाटा दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। एग्जाम्पल लेते हैं। यू सेंड आउट द सर्वे टू ऑल स्टूडेंट्स एट योर यूनिवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड टू कंप्लीट इट। हमने क्या करा, मेरे को सर्वे करना था बच्चों के रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स सर्विस के रिगार्डिंग। दिस कैन सर्टेनली गिव यू सर्टेन इंसाइट इनटू द टॉपिक, बट द पीपल हु रिस्पॉन्ड आर मोर लाइकली टू दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। तो यहाँ पे वही जो पीपल्स थे वो स्पोर्ट करने हैं जिसका खुद का स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस था,
जो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता था, उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट रखता था, वो ही चल कर आया अपना क्या करने के लिए, सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए। अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स सर्विस। तो सीधी सीधी कहने की बात है, जो इंटरेस्टेड होगा वो आएगा, रिसर्चर खुद नहीं जाएगा अपने सैम्पल ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए, सैम्पल ग्रुप के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। अब आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। अब पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर जजमेंट टू सिलेक्ट सैम्पल दैट इज मोर सुटेबल टू द पर्पस ऑफ द रिसर्च। अब यहाँ पर क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो अपनी जजमेंट को यूज़ करता है। ठीक है, मान लो कि मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएटेड, मान लो मैं एक कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर हूँ, ठीक है, मेरे को रिसर्च करनी है कि कौन सा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है, इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए सैम्पल चाहिए होगा। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, अप्रोक्स 1000 स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो मेरे को अप्रोक्स 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा चाहिए होगा, मतलब सैम्पल ग्रुप 100 स्टूडेंट्स का होना चाहिए। तो मैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लूँगा जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, या अपनी जजमेंट के बेस पे मेरे को जो लगता है कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा, मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूँ उस कॉलेज के अंदर, तो मेरे को स्टूडेंट्स की जनरल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैं अपनी जजमेंट के बेस पे सिलेक्ट कर लूँगा कौन कौन से स्टूडेंट्स को अपने सैम्पल ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो इसको कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड। इसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग कौन सा होता है? इफ़ द पॉपुलेशन इज़ हार्ड टू असेस, अगर पॉपुलेशन ऐसी है जिसको असेस करना डिफिकल्ट है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मेरे को कुछ लोगों के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है सॉरी, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करनी है और जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और मेरे को सैंपल सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्या होगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वीआईए अदर पार्टिसिपेंट्स। मान लो कि एक दो मेंबर्स को मैं जानता हूँ, ठीक है, मेरे को 100 क्या करना है, सैम्पलिंग 100 मेंबर्स का सैम्पल ग्रुप डिसाइड करना है। ठीक है, अब मैं एक दो मेंबर को जानता हूँ, मैं एक दो मेंबर को कहूँगा कि आप किसी अपने जैसे को जानते हो तो मेरे को बता दो। मतलब कि मैं खुद से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा सैम्पल ग्रुप के, मैं किसी दूसरे की हेल्प ले रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंस ऑफ होमलेसनेस इन योर सिटी। मान लो कि मैं एक सिटी के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ, रिसर्च करना चाह रहा हूँ उन लोगों के रिगार्डिंग जिसके पास घर नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करना चाह रहा हूँ। सिंस देयर इज नो लिस्ट ऑफ ऑल होमलेस पीपल, और मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है लोगों की कि जो होमलेस हैं, होमलेसनेस है, जिसके पास घर नहीं है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि सैंपल सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए, टोटल लिस्ट होनी चाहिए जिसके पास जिसके रिगार्डिंग आप रिसर्च कर। सो यू मीट वन पर्सन हु एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। मैं एक उनके साथ मीट करा कि वो होमलेस है, वो मेरे सैम्पल ग्रुप का मेंबर तो है, लेकिन मैंने उसको कहा कि क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिसके पास अपना घर नहीं है। तो मैंने उसकी हेल्प लेके उन लोगों को सिलेक्ट किया, उन लोगों के पास पहुंचा जिसके पास अपना घर नहीं है, और उनको अपने सैम्पलिंग ग्रुप का मेंबर बनाया। एंड शी पुट्स यू इन कॉन्टैक्ट विद अदर होमलेस पीपल डेट शी नोज इन द एरिया। तो मैंने एक मेंबर की हेल्प से और मेंबर्स को कलेक्ट किया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर। मतलब कि मान लो कि मुझे 100 ग्रुप चाहिए, मान लो मैं एक सिटी के अंदर ऐसे लोगों के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहा हूँ जिसके पास अपना घर नहीं है, और मेरे को 100 ग्रुप का 100 मेंबर्स का सैम्पलिंग ग्रुप चाहिए। ठीक है, मैं 2 मेंबर्स को जानता था जिनके पास अपना घर नहीं है, 2 मेंबर ऐसे थे जिनके पास अपना घर नहीं है, मैं उनको जानता था, उनके पास मैं चला गया, बाकियों को मैं नहीं जानता। तो मैंने इन 2 मेंबर्स को कहा क्या तुम ऐसे मेंबर्स को जानते हो जिनके पास अपना घर नहीं है, जो मेरी रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू मैंने क्या किया, अपना सैम्पलिंग ग्रुप बनाया 100 पीपल्स का। ठीक है, तो खुद से मैं नहीं गया इनके पास, इनकी हेल्प इसने की, 2 मेंबर्स ने की मेरे। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिक्रूटेड पार्टिसिपेंट्स के थ्रू अदर पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आने वाली वीडियोज़ में मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। सो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने क्या अंडरस्टैंड किया इस वीडियो के अंदर, और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एंट्री-नेट कॉमर्स एग्जाम के अंदर। सो इफ़ द पॉपुलेशन इज हिट्रोजीनियस, अगर क्वेश्चन ये है, इफ़ द पॉपुलेशन इज हिट्रोजीनियस देन विच ऑफ द फ्लोइंग सैम्पलिंग मेथड इज सुटेबल। तो जून 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपकी पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है, ओके, मतलब मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन है, तो आपका कौन सा जो मेथड है वो सुटेबल रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, ऑप्शन 2 कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी डबल सैम्पलिंग, ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो प्लीज़ इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। अगर आप एंटी-नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।